हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग इस वीडियो में आज एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं बीपीएससी के। बीपीएससी में अब तक जो भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन भारत के इतिहास का, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है जो बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर देख रहे हैं बीपीएससी का, जिसमें हमने साइंस की वीडियो लाई थी और पॉलिटी की, तो और बिहार का भी लाया था। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जा कर के उन सबको देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखना। कोशिश कीजिएगा आप लोग क्वेश्चंस खुद से बनाने का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी आने वाले वीडियोज़ होंगे इस तरीके के, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दम सदात से, किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से? तो देखिएगा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या फिर लौह युग? कैलोलिथिक युग जो है ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। ताम्र पाषाण युग को कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन होते थे उस पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ करता था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या फिर आद ऐतिहासिक काल? तो देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं, तो सैंधव सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। आद ऐतिहासिक काल का वैसा मतलब क्या है कि जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। जिसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हों उसे प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। जिसके साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया उसको आध ऐतिहासिक काल बोलते हैं, और जिसे पढ़ लिया गया उसे ऐतिहासिक काल बोलेंगे। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता की, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो बताना है हमें। पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसका नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ पे नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे, तो वो नगर और नियोजन के लिए जाना जाता है। यानी कि पक्की ईंट से जो बनी इमारतें होती हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये नगर नियोजन के ही अंतर्गत आया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इनमें से हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? लोथल जो है, इसको याद रखिएगा, लोथल जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये हड़प्पा का बंदरगाह है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ पे? हरियाणा में है। यहाँ से हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल जो है प्राप्त हुआ है, बनावली से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। हड़प्पा नगर वो कौन सा है जहाँ पे जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, और यहाँ से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? जो नहीं थे उनके बारे में बताना है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा जो है, हड़प्पा स्थल, इसका जो सर्वेक्षण किया गया था वो दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में। सबसे पहले इनके द्वारा ही किया गया था। फिर 1922 में मोहनजोदारो का जो उत्खनन है वो करा गया था राखलदास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी के द्वारा। तो ये तो होंगे। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान भी हैं जिनमें के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स भी जाने जाते हैं। तो इसमें जो संबंधित नहीं है वो है वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, बोगजगोई का महत्व क्यों है? बोगजगोई एक स्थान है, इसका बोगजगोई जो ये जगह है इसका महत्व क्यों है?
क्योंकि बोगजगुई में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं, जिसमें इस अभिलेखों में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाद से देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो है वो ईरान से होकर ही भारत में आए थे। तो बोगजगुई का जो महत्व है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसके लिए बोगजगुई महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, इसको दसराज युद्ध भी कहते हैं, दसराग युद्ध। तो ये क्योंकि ये 10 राजाओं का युद्ध था, तो ये परुष्णी नदी यानी कि वर्तमान में परुष्णी नदी जो है ये वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। रावी नदी का पहले परुष्णी नदी नाम हुआ करता था। तो परुष्णी नदी के किनारे, परुष्णी नदी के तट पर जो है 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास जो थे उन्होंने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। तो इसलिए इसको 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध कहते हैं, जो कि परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। वर्तमान की रावी नदी है ये, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिंग मंडल का कौन सा मंडल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये सोम को समर्पित है। सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? 9वां मंडल। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? पूर्णतः ये सोम को समर्पित है। सोम और इस पेपर नामकृत देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं, और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के भी कौन सा मंडल में? 3रे मंडल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया था? ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा था 66 बीपीएससी में। वैशेषिक जो है वैशेषिक दर्शन कौन सा दर्शन यहाँ पे पूछा है? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक दर्शन जो है इसके अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है, और इसमें परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन। महर्षि कनाद जो है, महर्षि कनाद नाम याद रखिएगा, महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम या कुंडलपुर बोलते हैं, वहाँ पे हुआ था। कुंडग्राम में, वैशाली के निकट है ये। यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। इनकी माता जो थी त्रिशला, इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के लिच्छविनी गणराज्य के जो चेटक थे उनकी बहन थी। और इनके पिता सिद्धार्थ थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य के थे ये। तो इनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में, कुंडग्राम। नेक्स्ट है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो जन्म तो इनका कुंडग्राम में हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। पावापुरी नामक स्थान है राजगीर के समीप, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में। लगभग ये 72 वर्ष के थे, उस आयु में इन्होंने जो अपना शरीर त्याग किया था पावापुरी में। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यूसुफ, विपिन, प्रभास। तो महावीर स्वामी जो है महावीर स्वामी के पिता का नाम तो सिद्धार्थ था, माता का नाम क्या था? त्रिशला, और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, यशोदा से उन्हें प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई थी, और उनके पुत्री का विवाह हुआ था जमाली के साथ। ठीक है, जमाली जो कि इनका दामाद था महावीर स्वामी का, और ये जमाली जो है यही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना था। ठीक है, इनका दामाद ही इनका प्रथम शिष्य था, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक का जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे किया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन पहले कहते किसको है? तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने जो सबसे पहले उन्होंने जो उपदेश दिया था अपना, सारनाथ में दिया था। ये कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था।
इसी को कहा जाता है, प्रथम उपदेश देने को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो महाबुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे किया था, यानी कि पहला जो उन्होंने अपना संदेश जो है वो कब दिया था, तो ये दिया था उन्होंने सारनाथ में। ठीक है, 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के दिन मतलब रात था वैशाख पूर्णिमा का, और पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध जो हैं वो बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, और फिर वो सारनाथ आए और वहाँ पे उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इसी प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है ये कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक जो है ये बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि तीन पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। चलिए नेक्स्ट, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है। तो देखिए त्रिपिटक हमने देखा था कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ पे त्रिरत्न की बात हो रही है और ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। तो त्रिरत्न जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिसमें सामयिक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, और इन तीनों को ही जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही जो था वो मूर्ति जो पूजा जाता था इसके खिलाफ था, लेकिन और भी इनमें इन लोग में जो है मिलती जुलती चीज़ें थी, समान थी, जैसे कि अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाज जो होती थी उसकी अस्वीकृति। ठीक है, लेकिन कौन सा वो चीज़ था जो समान नहीं था, वो था आत्मदमन। आत्मदमन जो था बौद्ध धर्म में इस चीज़ को बौद्ध धर्म में माना गया था। गौतम बुद्ध के अनुसार जो है बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का उपदेश दिया गया था। बौद्ध धर्म जो है मोक्ष के लिए कठोर साधना में विश्वास नहीं करते थे, जबकि इसका उल्टा होता था। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। तो आत्मदमन का जो इनका क्रिया था ये समान नहीं था। तो ऑप्शन ई राइट होगा। नेक्स्ट है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मतलब इसको बीपीएससी ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि ये विवादित हो गया था ये क्वेश्चन। लेकिन बोध गया में जो बोधि वृक्ष है ये हेन सांग के अनुसार, मतलब वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वो महाबोधि मंदिर जो स्थित है बोध गया में, वहाँ बोधि वृक्ष के पास जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो वर्तमान बोधि वृक्ष नहीं है जहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ली थी। क्योंकि हेन सांग के अनुसार जो है 7वीं शताब्दी में शशांक ने उस वृक्ष को नष्ट कर दिया था जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद इस स्थान पे 2 और वृक्ष रोपे गए, फिर वो नष्ट हुए। फिर जो वर्तमान वृक्ष हम लोग अभी देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का बताया जाता है कि वो 5वीं पीढ़ी का है, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। लेकिन एक अन्य तथ्य के अनुसार ये कहा जाता है कि बोधि वृक्ष जो है इसको 2 बार सम्राट अशोक ने लगवाया, एक बार पुष्यमित्र सुंग ने लगवाया, एक बार पूर्ववर्मा ने लगाया और अंत में कनिंघम ने लगाया। यानी कि ये 6ठी शताब्दी का है, 6ठी पीढ़ी, छठा मतलब पीढ़ी है इस वृक्ष का, इस वंश का। तो ये विवादित क्वेश्चन था, इसलिए इसको बीपीएससी ने हटा दिया था। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। बराबर की जो गुफाएं हैं इसको आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया है आजीविकों ने। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक जो संप्रदाय है इसके संस्थापक मखली गोसाल थे। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन बाद में मतभेद हो गया था और इसके चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग करके आजीवक नाम का एक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था उदयन, और इसने पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना करके, और फिर अपनी राजधानी को जो है
मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी उसको राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है। नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था, जिसने पाटलिपुत्र को पहले बसाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली के लिच्छवी थे, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पूरे विश्व में जो पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था वो वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछी जा रही है, तो पहली राजधानी राजगिरी यानी कि गिरिव्रज थी। इसको मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वृद्धरथ राजवंश, इसके राजा थे वृद्धरथ और उनका पुत्र था जरासंध, जिसने राजगिरी यानी कि गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो मगध का जो सबसे पहला राजधानी था वो राजगिरी था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। अजातशत्रु जो था इसने अपने पिता बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे, बिंबिसार, उसकी हत्या करके राजगद्दी पे बैठा था। और फिर अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। तो मतलब अजातशत्रु ने अपने पिता हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार को मार करके राजगद्दी प्राप्त की, और फिर उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को। चलिए नेक्स्ट है, सैंड्रो कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने सैंड्रो कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट है, मेघास्तनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेघास्तनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेघास्तनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन शासक, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सिकंदर का समकालीन शासक था, तो सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक थे, उसमें मेघास्तनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देती हैं। तो उसमें मेघास्तनीज का जो पुस्तक था इंडिका, इसमें इंडिका में मौर्य का इतिहास का जो है प्रमुख स्रोत है ये इंडिका। ठीक है, तो मेघास्तनीज जो है इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है, जिसमें मौर्यों का इतिहास मिलता है। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन था? मेघास्तनीज था। मेघास्तनीज किसका दूत था? मेघास्तनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया था। ठीक है, सेल्यूकस निकोटर का ये राजदूत था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ। वृद्धरथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र सूंग ने की थी, और फिर सूंग वंश का नींव डाला था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? वृद्धरथ थे। नेक्स्ट, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़, भितरी, नासिक या सांची? जूनागढ़ का जो अभिलेख है, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें इसके विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या हुविक्स? तो कलिंग का चेदी वंशीय शासक था खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक था खारवेल। ठीक है, इसका जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का, राजा खारवेल का। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो ये चेदी वंश से थे, हमने देखा। और एक चीज़ है यहाँ पे, महामेघवाहन वंश। तो देखिएगा, चेदी वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कलिंग का जो चेदी वंश है इसकी स्थापना जो है, इसके संस्थापक जो है वो महामेघवाहन थे। तो इनके नाम पे ही इसको महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। विंसेंट स्मिथ हैं, उन्होंने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों के बारे में लिखा है, और उस पर मुग्ध होकर के उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। वैसे समुद्रगुप्त के विजयों का जो वर्णन है वो पर्याय प्रस्ती में मिलता है,
जिसके लेखक हरिसेन थे। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया। तो वो कौन सा गुप्त सम्राट है जिसने हुनों को पराजित किया था? तो हुनों का पहला भारतीय आक्रमण हुआ था गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के टाइम पे, और स्कंद गुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? अपृहत कहा जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को। नेक्स्ट, चीनी यात्री सूंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सूंग युंग जो है वो 515 से 520 ईस्वी के बीच जो है वो भारत आया था, भारत की यात्रा की थी इसने। एग्जैक्ट ये 518 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो 518, 15 और 20 के बीच में ही आएगा, तो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग जो है इसने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगी, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। नेक्स्ट है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है ये किस राज्य में अवस्थित था पूछ रहे हैं। तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है वो अपने बिहार में स्थित है। उदंतपुर जिले जिसको उदनापुर भी कहते हैं वहाँ पे, तो ये बिहार राज्य में अवस्थित है, और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक थे गोपाल, इनके द्वारा किया गया था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की थी? पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो किस राज्य में? बिहार में है। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश जो है इसके संस्थापक नान्यदेव थे, और नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी कहाँ बनाई थी? सिमरावगढ़ को बनाई थी। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो कर्नाट की राजधानी भी याद रखिएगा, सिमरावगढ़ थी। इसके संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो है वो हरि सिंह देव था। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? अछूत की जो अवधारणा है ये धर्मशास्त्र का जो समय था वहाँ उस टाइम पे अछूतों की अवधारणा, अछूत यानी कि 4 वर्ण हुआ करते थे, वहाँ मानते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो जिसमें माना जाता था कि ब्रह्मा के जो मतलब मुख से वो ब्राह्मण हैं, फिर बाजू से वो क्षत्रिय हैं, पैर से वो वैश्य हैं मतलब, और शूद्र जो सबसे नीचे माना जाता था। तो ऐसे अछूत की अवधारणा जो है ये धर्मशास्त्र के समय में आई थी, ठीक है। जहाँ पे शूद्र जो है उसको सबसे ज़्यादा नीचा माना जाता था, शूद्र को अस्प्रिय माना जाता था, यानी कि वो छूने लायक नहीं माना जाता था, अछूत माना जाता था उनको। तो ये धर्मशास्त्र के समय में था। नेक्स्ट है कनिष्क के शासन में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था, तो जिसमें 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी टोटल। इसमें कनिष्क का जो शासनकाल था उस टाइम चौथी बौद्ध संगति हुई थी। सबसे आखिरी वाला जो बौद्ध संगति है वो कनिष्क के टाइम पे हुआ था, और ये कश्मीर में हुआ था, ठीक है। पहली बौद्ध संगति हुई थी वो राजगिरी में हुई थी, और चौथी जो सबसे लास्ट थी जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी वो कश्मीर में की गई थी। तो क्वेश्चन यही है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, जिसके इसमें जो इसकी अध्यक्षता है वो वसुमित्र के द्वारा की गई थी, और अश्वघोष जो है वो इसके उपाध्यक्ष थे। तो ये अंतिम बौद्ध संगति थी, ऑप्शन सी राइट होगा इसका, कश्मीर में हुआ था ये। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगिरी यानी कि राजगीर में, और ये कहाँ पे हुई थी? राजगिरी में ही सप्तपर्णी गुफा थी वहाँ पे हुई थी। इस समय किसका शासनकाल था? तो अजात शत्रु का शासनकाल था पहला बौद्ध संगति के टाइम पे। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है, इसको सुमेल करना है हम लोगों को। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। पहला प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, और इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसको मैच करते हैं हम लोग। ए का 3 होगा, ज्ञान प्राप्ति बोध गया है, प्रथम प्रवचन जन्म लुम्बिनी, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर। तो ए का 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4, ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है कहाँ पे, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पे मंदिर बनाया गया है। और ये जो मंदिर है इस मतलब इस स्थल पे जो मंदिर बनाया गया है इसका निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी मतलब ईसा पूर्व में ही स्टार्ट की थी, लेकिन इस मंदिर का जो वर्तमान रूप है वो 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। और इसको 2002 ईस्वी में याद रखिएगा, बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है इसको 2002 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला। तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी उसमें जो सबसे अंतिम बौद्ध संगति हुआ था, चौथा बौद्ध संगति जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कश्मीर में, इस टाइम पे बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था, जहाँ पे महायान जो शाखा थी वो बुद्ध को देवता मानती थी और उनकी पूजा भी की जाने लगी थी। तो यही क्वेश्चन जो है कि गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कब मिला था, किस राजा के युग में, तो कनिष्क के युग में चौथे बौद्ध संगति के टाइम पे गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आखिरी जो बौद्ध संगति हुआ था ये चौथा हुआ था जो कनिष्क के शासनकाल के टाइम पे हुआ था। और यहाँ पे हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म, जिसमें महायान शाखा जो थी वो गौतम बुद्ध को देवता मानने लगी थी और उनकी पूजा की जाने लगी तभी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, वैशाली में थी, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है किसमें, तो 16 महाजनपद जो है वो 16 थे। इसकी जो सूची उपलब्ध है वो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इससे हमें पता चलता है कि 16 महाजनपद की सूची मिली है हमें। और जैन धर्म में भगवती सूत्र, ये भी याद रखिएगा, भगवती सूत्र को भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 16 महाजनपद की सूची जो है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भी मिलती है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी मिलती है। तो ऑप्शन में तो अभी अंगुत्तर निकाय दिया इसलिए अंगुत्तर निकाय होगा, लेकिन भगवती सूत्र को भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी, कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। और हेनजोंग जो आया था ये यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आया था नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो मनसबदारी व्यवस्था जो है ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मध्यकाल भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के हेतु। ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट नीचे दिए गए नीचे 2 कथन दिया गया है, कथन और कारण है, तो उसको पढ़ते हैं हम लोग। कथन जो है हमारा 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, तो कथन बिल्कुल सही है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार जो इसका पतन हो गया था। कारण इन्होंने क्या दिया है कि महाविहार को राजकीय पद से मिलना बंद हो गया था। तो देखिए ये जो कथन है महाविहार जो था उसको राजकीय पद से मिलना बंद हो गया था, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ये कारण, यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो तो गया था, लेकिन इस कारण से नहीं हुआ था कि उसे राजकीय पद से मिलना बंद हो गया था, बल्कि इस कारण से हुआ था कि 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था और मुस्लिमों ने जो है महाविहार का पतन किया था। तो ये पतन का कारण नहीं था, कथन दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन बी हमारा राइट होगा कि दोनों ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है मगध की राजधानी कौन सी थी, तो देखिए मगध की राजधानी हमने देखा मगध की सबसे पहले राजधानी गिरिव्रज राजगिरी थी और फिर पाटलिपुत्रा को उदयी ने राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी या बाद की कौन सी थी, इसमें डायरेक्ट पूछा मगध की राजधानी कौन थी, तो राजधानी तो दोनों थी, इसका आंसर ए एंड सी दोनों होगा। नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो अब यहाँ पे पूछा कि मगध की प्रथम राजधानी, तो अब हमारा आंसर जो है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, राजगिरी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, इसमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन में राजगिरी नहीं दिया हुआ है और ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, उसकी मृत्यु करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो नंद वंश के पास मौर्य वंश आया था। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो क्या है। तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है इनकी रचना है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। नेक्स्ट है पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ से बना हुआ है। पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल है वो लकड़ियों का बना है। नेक्स्ट है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। अष्टप्रधान की गठन जो है ये शिवाजी के द्वारा किया गया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए अष्टप्रधान की व्यवस्था की हुई थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन की विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो वो कौन सा अभिलेख है जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत पर भी था। तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ का शिलालेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ का जो अभिलेख है इससे ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये सौराष्ट्र स्थित इनके प्रांतीय शासक थे पुष्य गुप्त। उन्होंने वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर थे तुसाप्स, इन्होंने जल से के लिए बहुत सी नहरें बनवाई थी। तो इससे प्राचीन भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा ये पाटलिपुत्रा में हुई थी और ये तीसरा बौद्ध संगति था। तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन है जो पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के शासनकाल में और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। गाइज आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहिएगा और खुद मतलब देख के फिर खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का भी, तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और अब तो एग्ज़ाम का डेट भी थोड़ा डिले हो गया है, तो आप लोग को काफ़ी टाइम मिल गया है, तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। जो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर बनाते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आते हैं क्वेश्चंस और एक तरह से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, प्रैक्टिस भी होगा और प्रीवियस क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे तो आप बना भी पाओगे एग्ज़ाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा भी है, इसलिए एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। अशोक के जो शिलालेख है उसमें प्रयुक्त भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है और लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो खरोष्ट की लिपि जो है वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का मूल संदेश से क्या था। अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता निहित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भ्राबु स्तंभ जो है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भ्राबु स्तंभ में। नेक्स्ट है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो अपने शिलालेखों में अशोक को सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीतिक नीतियों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो देखिएगा राजनीति की नीतियाँ, यानी कि हम लोगों ने देखा कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ई इसका राइट होगा, एक से अधिक।
नेक्स्ट है मेघास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। मेघास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है। मेघास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी किसने लिखा है। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी एक अनाम नाविक के द्वारा लिखा गया है। इसका नाम नहीं है तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन मेघास्थनीज की पुस्तक इंडिका में की गई है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पाटलिपुत्रा को सबसे पहले उदयन ने बसाया था और उसी ने राजधानी बनाई थी, लेकिन ऑप्शन में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया था, लेकिन सर्वप्रथम उदयन ने बनाया था, बट ऑप्शन में उदयन नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो स्वर्ण मुद्रा जो है ये कुषाण शासकों के द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है प्रारंभ हुआ था, और कुषाण शासक थे वीमा कदफिसेस, इसको स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है, वीमा कदफिसेस को। नेक्स्ट है कला की गांधार शैली किस समय में फली फूली। कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली थी। कुषाण शासक थे कनिष्क, उनके शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गांधार शैली और मथुरा शैली। नेक्स्ट है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में की थी। तो चौथा जो अंतिम बौद्ध संगति था वो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी का। नेक्स्ट है सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज किया। सुंग वंश के बाद भारत में जो राज किया था वो कर्ण वंश ने किया था। सुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति, इसको उसके अमर्त्य था वसुदेव, उसने संयंत्रों के द्वारा मार डाला था, और वसुदेव ने एक नए राजवंश की नींव डाली थी जिसे कण्व या कण्वायन वंश कहते हैं। तो सुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल जो है, जो कि हम लोगों ने देखा था कि इनका झुकाव था जैन धर्म के प्रति, तो ये किससे जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए हैं हाथी गुम्फा लेक से। किससे जुड़े हुए हैं। हाथी गुम्फा लेक से। भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित है उदयगिरी पहाड़ी, वहाँ पे हाथी गुम्फा से उनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का विवरण दिया हुआ है। तो ये जो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल के इतिहास का एकमात्र स्रोत है। तो राजा खारवेल जो है ये हाथी गुम्फा लेख से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन जो है ये गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। गुप्त काल में उत्तर भारत की बात हो रही है, उत्तर भारत के व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था कौन सा बंदरगाह। तो इसमें ताम्रलिप्ति, भरूच, कैंपे, कल्याणा, ये चारों ही जो बंदरगाह है ये व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो एक से अधिक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिए हैं। तो कौन सा वो वंश था जिसने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अनुदान दिया है। तो वो थे गुप्त वंश के जो शासक थे, उन्होंने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिए हैं। नेक्स्ट है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग जो है वो भूमि राजस्व का दर था। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त जो है इनकी देन ज़्यादा थी। नेक्स्ट है इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो आर्यभट्ट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें सुश्रुत जो है सुश्रुत, इसको जाना जाता है औषधि के क्षेत्र में।
औषधि के क्षेत्र में इसको जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, गुप्त काल में किसको जाना जाता है? तो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र के लिए इनमें से किसी को भी नहीं मतलब जाने दिया जाता है। इसलिए बीपीएससी जो है इसने इसका आंसर ए माना था, सुश्रुत माना था, इसलिए हम लोग इसका आंसर ए देखते हैं कि गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए सुश्रुत जाने जाते हैं। लेकिन सुश्रुत जो है वो औषधि के क्षेत्र में तो जाने जाते हैं अपने काम के लिए, लेकिन गुप्त काल में नहीं जाने जाते हैं। क्योंकि देखिए गुप्त काल का जो काल है वो प्रारंभ होता है श्रीगुप्त से, 275 एडी से प्रारंभ होता है, जबकि सुश्रुत जो है इनका काल माना जाता है 600 बीसी से 1500 बीसी के बीच। यानी कि ये गुप्त काल के समकालीन नहीं थे ये, ठीक है, गुप्त काल के समकालीन नहीं थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने ऑप्शन ए माना था। चलिए नेक्स्ट, चीनी यात्री हेन सोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेन सोंग है, इन्होंने मैंने बताया था कि हेन सोंग जो है वो नालंदा आया था बौद्ध धर्म दर्शन के पढ़ने के लिए, तो ऑप्शन डी राइट होगा इसका। और हेन सोंग कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, हेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? हेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था, मथुरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कवि वान कहाँ के निवासी थे? तो वान भट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और ये पाटलिपुत्रा के निवासी थे। नेक्स्ट, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण लगभग कब किया था? तो इत्सिंग जो है इसने बिहार का भ्रमण किया था, इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था 675 से 685 के बीच, ठीक है, जिसमें इसका आंसर हो जाएगा हमारे इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है। 675 से 85 के बीच किया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की है? तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक इसने जो है भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो ताम्रपत्र लेख जो है ये दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के जो राजा थे उनका संबंध जावा सुमात्रा से था। कहाँ से था? जावा सुमात्रा से था, ऑप्शन डी इसका हमारा राइट हो जाएगा, जावा सुमात्रा। नेक्स्ट है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव के हेतु अपने दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में लेने के लिए प्रार्थना की थी? तो सुवर्ण भूमि के शासक थे बालपुत्र देव। बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव के हेतु अपने दूत को देवपाल से 5 गांव जो है उन्होंने दान के लिए प्रार्थना की थी। तो ये कौन था? बालपुत्र देव था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मैंने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान थे, 12वीं शताब्दी के अंत में मुसलमानों का आक्रमण हुआ था और आक्रमणकारियों ने जो है नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल राजाओं के समय में 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाया गया था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में चोर, चेल और पांडे राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण है, इसमें कदम जो साहित्य इसका नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। किसका नहीं है वो पूछ रहा है। नेक्स्ट, संगम युग में उड़ैयूर किसके लिए विख्यात था? तो संगम युग जिसमें चोर, चेल और पांडे राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण है, इसमें उड़ैयूर जो है किसके लिए विख्यात था? तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित है कावेरी नदी के तट पे उड़ैयूर। जो उड़ैयूर जगह है कहाँ पे? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित है कावेरी नदी के तट पे। और उड़ैयूर जो है ये कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था, कपास के व्यापार का, कपास और सूती वस्त्र, ठीक है। उड़ैयूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है।
नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस की कृति विकास दत्त ने की थी, विशाख दत्त ने, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पे प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन? पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, और ये पृथ्वीराज तृतीय जो थे, इनके दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। नेक्स्ट है स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? स्वप्नवास वदता के लेखक है कवि भास। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव जो महाकाव्य है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो कौन सा स्रोत है? तो मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है ये नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखा गया मिलिंद पन्हो, जिसमें नागसेन और हिंद यवन शासक है मेनांडर, इसके बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया, यानी कि इसमें व्यापार मार्गों का कोई भी वर्णन नहीं है, व्यापार मार्गों पे मौन है ये। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित्र नामक जो पुस्तक है ये वानभट्ट के द्वारा लिखी गई, और वानभट्ट कहाँ के निवासी? पाटलिपुत्रा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल जो है ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी उसकी स्वायत्तशाही ग्रामीण संस्था का संचालन, तो ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध कौन सा था? ग्राम पंचायत के लिए चोल काल। ऑप्शन डी बी। नेक्स्ट दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? दक्षिण भारत का जो मंदिर हुआ करता था उसके आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कोई डाउट है तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन को आप लोग रिविज़न करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।